नमस्कार, आदाब। मैं मयंक शेखर आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं या जिस शख्सियत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो उर्दू अदब के बहुत जाने माने मेंबर हैं और इन्होंने अपना सानिध्य पिछले 15-20 वर्षों से उर्दू अदब को दिया है। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगा मुनाजिर अहसन रजवी जी का, उसके बाद हसन इमाम फ़िदाई जी का और जीएम जावेद जी का और सरवरुज़्ज़मा सरवर जी का। मैं बताता चलूँ कि ये चारों जो हैं वह उर्दू अदब के मेंबर हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य सानिध्य इस क्षेत्र को प्रदान किया है। ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आई होंगी इनकी, कई मुश्किलों का सामना भी किया होगा इन्होंने इस सफ़र के दौरान, परंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी उस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा। वह बस इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई। तो आज हम सभी इन बातों को जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने उस सफ़र में कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया, क्या क्या मुश्किलें इनके सामने आई और इन्होंने किस प्रकार से उन सभी का सामना करते हुए इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ा और कभी भी हार नहीं मानी। हमें ज़िंदगी में चूँकि कभी हार नहीं माननी चाहिए और जो भी चीज़ है हम जिसे लेकर चलते हैं वो जाहिर सी बात है उसमें मुश्किल और परेशानियां तो आएंगी ही। तो आज हम सभी बस इन लोग से यही चीज़ जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सी चीज़ें थी जो परेशानियों के रूप में इनके जीवन में इस सफ़र में उभर कर आई और इन्होंने उन सभी का सामना किया और उसके बावजूद भी ये इस सफ़र में जारी रहें। आइए मिलते हैं उर्दू अदब के मेंबर हसन साहब से। तो हसन साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो सफ़र की शुरुआत है वह कैसे हुई, या ये बचपन से आपका शौक़ था या फिर बीच में कहीं आकर हुआ, मतलब आपने अपने सफ़र की शुरुआत किस प्रकार की? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ एकेडमी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और आपने जो सवाल किया है कि आपका सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ अदबी सफ़र का, तो मैं बता दूं कि ये हमारा बचपन का शौक़ था जो एक मोड़ पे आकर ख़त्म हो रहा था, लेकिन उस्ताद शोरा ने हमें सहारा दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो आपका जो सफ़र रहा वो मतलब किस प्रकार से रहा? एक सफ़र जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो बिल्कुल सही चलते रहें और आपको कहीं पर भी किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़ता हो, और दूसरा सफ़र जो कि कठिनाइयों से भरा रहता है। तो आपका जो अभी तक का सफ़र रहा वो किस प्रकार का रहा? देखिए, कठिनाई तो आती ही रही, मुश्किलें आते रहे, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का करम रहा कि उस्ताद गाहे बगाहे मिलते रहे। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद ये शायरी के फ़न में समर माचवी साहब एक बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में उनका नाम चलता है। उनके मरहूम के बाद, उनके इंतकाल के बाद फिर मैंने बिस्मिल साहब से अपनी शायरी पर इस्लाह लेना शुरू किया और उनके इंतकाल के बाद अब मुस्लिम नवाज़, कुंदन और नटखट अज़ीमाबादी से इस्लाह ले रहा हूँ। हमें उस्तादों का बहुत बड़ा सहारा मिला है जिससे आज मैं इस मुकाम पे हूँ। चूँकि आप हज़ारीबाग में रहकर ये सारे काम कर रहे हैं, चूँकि आप साहित्य को बहुत उर्दू अदब को जो है वो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो हज़ारीबाग में आपकी किस प्रकार सहायता हुई? यहाँ पे आपको किन किन लोगों ने सहायता की या फिर कौन थे वो लोग? हज़ारीबाग में हमारे उस्ताद सरवरुज़्ज़मा सरवर साहब रहे और नटखट साहब हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया हमारे ऊपर, तब आज मैं आपके चैनल में आने के काबिल हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि चूँकि हम जब सफ़र की शुरुआत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है उस सफ़र का कि हमें ऐसा लगता है कि उस सफ़र को अब छोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि हमें उस सफ़र को छोड़ना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ डिसीज़न लेना पड़ता है। तो आपके इस सफ़र में ऐसा वो कौन सा मोड़ था जहाँ पर ये कठिनाई आपके सामने आई और आपने इस कठिनाई से किस प्रकार उभार पाया? जब हमारे उस्ताद समर माचवी साहब का इंतकाल हो गया तो मुझे लगा कि अब मेरी शायरी नहीं चल पाएगी। फिर अल्लाह का करम हुआ कि दूसरे उस्ताद बिस्मिल साहब हमें मिल गए और उसके बाद से जो रफ्तार मैंने पकड़ा वो आज तक आपके सामने है। तो आप हम बच्चों को क्या ये देना चाहेंगे कि हम जो हैं अगर इस प्रकार अगर इस क्षेत्र में हम हैं, अगर हमें किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो हम उसमें किस प्रकार से उभार पाएँ और किस संयम से हम काम लें? देखिए, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लीजिएगा तो आपको किसी न किसी
तरीक़े से वो कर सकते हैं, ऊंचाई की शिखर पा सकते हैं। सिर्फ यह है कि आप में लगन होनी चाहिए कि उस्ताद की हमेशा ही इज़्ज़त किया करो, उस्ताद की हमेशा ही इज़्ज़त किया करो, हासिल जहाँ में इल्म की दौलत किया करो। देता है ये सबक तुम्हें दोस्तों हसन, जब तक रहो जब तक जियो बुराई से नफ़रत किया करो, जब तक जियो बुराई से नफ़रत किया करो। आइए अब कुछ बातें मुनाजिर हसन राजवी साहब से भी हो जाए। आखिरकार अब हम ये जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी आई और ये किस प्रकार आगे बढ़ते रहे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ एकेडमी का कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे दावत दी, इसके लिए मैं विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ। शायरी या अदबी सफ़र का आगाज़ का जहाँ तक सवाल है, तो मैं बचपन ही से शौक़ रखता था और मैं नातिया शायरी करता हूँ। तो घर या मोहल्ले में जब मिलाद शरीफ की महफ़िल होती थी तो उसी से मेरे अंदर ये शौक़ जागा कि मैं शायरी करूँ, मैं भी कुछ लिखूँ, मैं भी कुछ पढ़ूँ। तो लिखने की कोशिश मैं शुरू से किया लेकिन कामयाब कभी नहीं हो सका। लेकिन मैं मजलिसों में जो है नात शरीफ पढ़ता था। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं हसन इमाम फ़दाई साहब के घर आया और वहाँ पे उस्ताद मोहतरम जनाब सरवरुज़्ज़मा सरवर मौजूद थे। तो हसन इमाम फ़दाई साहब ने मुझे कहा कि मुझे पुकारूँ ना, मुझे जिलानी भी कहते हैं, कि जिलानी भाई आप भी कुछ लिखिए। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम है जो सरवरुज़्ज़मा सरवर साहब, उन्होंने एक मिसरा हमें दिया। तो उसी मिसरा पे मैंने एक नाते पाक कही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बहुत कामयाब हुआ और कामयाब हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया। तो मैं अभी तक जो है लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह लिखता रहूँगा। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया या ऐसी कौन सी कठिनाई आई जब आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो सफ़र है वो अब ख़तरे में है, और आपने उस कठिनाई से कैसे उभार पाया उस वक्त में? देखिए, जहाँ तक नातिया शायरी की बात है तो नात में जो है इस्लाह जो है बहुत कम शोरा लोग देते हैं। तो कभी कभी मुझे दिक्कतें आती थी कि भाई ये हम नात की इस्लाह की शोरा से लें। तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि जनाब सईद रहमानी साहब जो है उनसे मैंने इस्लाह लिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो इस्लाह किए। और उसके बाद जो हमारे उस्ताद तस्लीम खातेक जो है उनसे भी मैं मशवरा और इस्लाह लेता हूँ। तो आप हम बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर हम इस क्षेत्र में हैं और अगर हमें कभी कोई कठिनाई का सामना करना पड़े तो हम किस प्रकार से उसमें उभार पा सकते हैं? कि दिक्कतों का सामना ज़िंदगी में तो आता ही रहता है, और जो इंसान के ज़िंदगी में अगर दिक्कतें और परेशानियां नहीं आए तो समझिए कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ज़िंदगी में जब परेशानी आए तो अपने से नीचे तबके के लोगों को देखना चाहिए उससे कि ये हमसे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे बेहतर हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है। तो अपने से जब बड़ों का जब देखेंगे या छोटों को जब देखेंगे तब हम समझते कि वो परेशानियां जो उसकी जो है कम होती चली जाएगी और इंशाअल्लाह वो ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। तो इस समय में, अभी के समय में जो है वो जितने भी हम लोग बच्चे हैं वो इस क्षेत्र में हैं, तो अभी के समय में क्या है कि सुविधाएं तो बहुत है, तो हमें अगर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हम उसका समाधान कर लेते हैं। परंतु चूंकि आपके समय में ये सुविधाएं तो उपलब्ध होंगी नहीं और उस समय तो काफ़ी दिक्कतें भी होंगी, तो उस वक्त आप के सामने जब परेशानी आती थी तो आप समाधान कैसे क्या करते थे? क्या घर वाले उस समय आपका साथ देते थे या आपने उस चीज़ को अपने मतलब किस प्रकार से इसमें काम किया आपने? देखिए, जहाँ तक परेशानी की बात है तो पहले जो है जो परेशानियाँ आती थी, और अभी इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत से जो बातें जो समझ में नहीं आती तो वो इंटरनेट से मैं देख लेता हूँ। लेकिन पहले जो है मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद अलैहि रहमतुर ज़बान, उनकी बहुत सारी किताबें थी, तो मुझे कुछ दिक्कतें आती थी तो मैं किताबों का मुताला करके उन परेशानियों को दूर कर लेता था। और शायरी की दुनिया में नादिम बल्खी की एक किताब है उरूज़ बलागत,
तो उससे भी मैंने काफ़ी जो है सहारा लिया और उससे भी अपनी दिक्कतों को जो है मैंने दूर किया। आज के समय में हम बच्चों के अंदर एक जो सवाल होता है इस क्षेत्र में कि हम तो इस क्षेत्र में जा रहे हैं, परंतु क्या ये हमारे लिए प्रोफेशन बन सकता है या फिर एक शौक के तौर पर ही हम इसे आगे लेकर बढ़ते रहें? इस विषय में क्या कहना है? देखिए, वो आप जो है प्रोफेशनल भी बना सकते हैं इसे, और जो है शौक का भी आप मुज़ाहरा कर सकते हैं। प्रोफेशनल इसलिए बना सकते हैं आप कि अगर अदबी दुनिया में एक अच्छा मकाम अगर बना लेते हैं तो आपकी कई किताबें निकलेंगी तो शोहरत हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में होगी, तो उससे आपका इनकम का ज़राए भी कुछ यानी कि होगा। तो ये तो आपका इनकम का ज़रिया भी हो जाएगा और प्रोफेशनल भी हो जाएगा और शौक़ भी हो जाएगा। तो आप जैसा चाहेंगे, जैसा इस्तेमाल करना चाहेंगे, आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ज़िंदगी में देखिए, वो आपकी सोच पे है, आपके फ़िक्र पे कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा बनाने के लिए सोचेंगे, वैसा आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल अगर आपको शायरी करना है तो प्रोफेशनल कर सकते हैं, और अगर शौकिया शायरी करना चाहते हैं तो शौकिया शायरी भी कर सकते हैं। अदबी दुनिया में हर तरह की यानी कि आपको जो है सुविधा अवेलेबल है। तो हम बच्चों को मतलब जो है इस क्षेत्र में वो करियर किस प्रकार बना सकते हैं? देखिए, हमारे ज़माने में या उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब तो जो है इंटरनेट का ज़माना हो गया है। तो अभी जो है मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, या फिर नेट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्रोग्रामात जो है वो यूट्यूब पे आता है। तो बच्चे अगर चाहेंगे, शौक़ अगर रखते हैं, तो वो कई तरह के प्रोग्राम जो है वो नेट पे डाल के जो है वो पैसा अर्न कर सकते हैं। वो जैसे आप तो हमसे बेहतर जानते हैं भाई कि इंटरनेट से किस तरह की कमाई किया जा सकता है, या प्रोफेशनल बनाया जा सकता है इसे या नहीं बनाया जा सकता। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, अभी का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट से सिर्फ शहर ही नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में अपनी आवाज़ दे सकते हैं, अपनी फिल्म भेज सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। तो बच्चों को हिम्मत नहीं हारना है। अगर उनकी आवाज़ अच्छी है, शायरी का शौक़ है, तो वो यूट्यूब में अपना प्रोग्राम डालें, और अल्लाह चाहेगा तो कुछ ही मिनटों में वो मशहूर मारूफ हो जाएंगे। लोग मुनाजिर अहसन नजवी जी से उनकी लिखी हुई कुछ कलाम सुनते हैं। इश्क सरकार को जो दिल में बसा रखा है, इश्क सरकार को जो दिल में बसा रखा है, इस तरह अपने मुक़द्दर को जगा रखा है, इस तरह अपने मुक़द्दर को जगा रखा है। मैं जी अभी जो मैंने नाते पाक पढ़ी है, वो नाते पाक कहते हैं उसे जिसमें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात पाक कहते हैं। और जो मैंने लहन में पढ़ा है, जो आवाज़ में मैंने पढ़ी है, वो नाते पाक, उसी को तरन्नुम में, उर्दू में तरन्नुम में कहा जाता है कि तरन्नुम में पढ़ने का। तो वही मैंने नाते पाक जो है तरन्नुम में पढ़ा। ये मेरे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में, और मैं नातिया शायरी ही करती हूँ, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही में जो है नाते पाक कहने की कोशिश करता हूँ कि ताकि मेरी जो है मग़फ़िरत का ज़रिया हो जाए। तो आइए अब हम हसन इमाम साहब से उनकी कुछ गज़लें सुनते हैं। हसन इमाम साहब शेर समात फरमाए कि सदाओं को मेरे तू ललकार लिख, सदाओं को मेरे तू ललकार लिख, कलम को मेरे तू एक तलवार लिख, कलम को मेरे एक तलवार लिख, जो फ़न से यहाँ दिल तेरा जीत ले, जो फ़न से यहाँ दिल तेरा जीत ले, उसे तू ज़माने का फ़नकार लिख, उसे तू ज़माने का फ़नकार लिख। आइए अब हम जीएम जावेद साहब की कुछ शेर सुनते हैं। देता है रब तो देता है छप्पर को फाड़ कर, देता है रब तो देता है छप्पर को फाड़ कर, फिर भी तो लोग रखते हैं दौलत को गाड़ कर। देता है रब तो देता है छप्पर को फाड़ कर, फिर भी तो लोग रखते हैं दौलत को गाड़ कर, करते नहीं गरीब की जानिब जरा ख्याल, करते नहीं गरीब की जानिब जरा ख्याल,
आई कजा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। आइए अब हम कुछ शेर सरवरुज़्ज़मा सरवर साहब से सुनते हैं। कौमी मफाद में चंद इशार पेश कर रहा हूँ। दुनिया में अमन व चैन की खातिर दुआ करो, दुनिया में अमन व चैन की खातिर दुआ करो, हर जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ में लड़ा करो। इस देश में रहो तो अख़ुव्वत से तुम रहो, इस देश में रहो तो अख़ुव्वत से तुम रहो, इस मुल्क के आवाम से उल्फत किया करो। तो आप सबों ने जो शेरों पढ़ा वो वाकई बहुत ही अच्छा था और इससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने वाकई जो अपना सानिध्य इस क्षेत्र को प्रदान किया है वो वाकई लाजवाब है। तो अब आइए बातचीत के इस सिलसिला को जो है वो आगे बढ़ाते हुए हसन साहब, मेरा आपसे यह सवाल है कि आप जो अपना सानिध्य जो आप लोग इस क्षेत्र को प्रदान करते आ रहे हैं, तो आप यूथ को किस प्रकार से जो दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो आप यूथ को किस प्रकार से अपना दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि वह किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? मैं तो यही कहूँगा नए नस्ल को कि अगर शायरी का, कविता लिखने का, गज़ल कहने का शौक़ रखते हैं तो वो टूटी फूटी अल्फाज में ही शुरू करें और अपने उस्ताद को, अपने से बड़े लोगों को दिखलाएं, वो उनकी इस्लाह कर देंगे और एक दिन वही बच्चा उस्ताद शायर हो जाएगा। मेहनत करें, बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करें और अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को आगे बढ़ाएं। उर्दू को जैसे हम लोग सींच रहे हैं, आप हिंदी सींचें, संस्कृत सींचें, अंग्रेज़ी सींचें, ताकि एक साहित्यकार ही ज़िंदा रहता है अपने किताबों के ज़रिए। अभी के समय में जो यूथ हैं वो ये चाहते हैं कि वो रातों रात जो है वो फेमस हो जाए, तो वो जो रात होती है वो कितनी लंबी होती है, उसके पीछे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी के नौजवान ये सोच रहे हैं कि रातों रात कोई गाना फेमस हो गया, वर्ल्ड फेम हो गया, तो वो रात कोई एक रात नहीं है, उसके पीछे कई रातों को जागना पड़ा होगा उन्हें, कई रिहर्सल करनी पड़ी होगी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तब वो एक रात बुलंदी वाली रात मिली होगी। इसलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि वो तालीम से की तरफ आएँ, पढ़ाई को छोड़े नहीं, पढ़ते रहें। परेशानी आती रहती है, चली जाएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ें। सोशल मीडिया का दौर है, आप भी रातों रात फेम हो जाएंगे, लेकिन अपनी लगन, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, आपके लिए भी वो रात आएगी कि आप एक रात में फेम हो जाएगी। मुनाजिर साहब, आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे यूथ को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि वो सब्र का दामन थामे रहें, इसलिए कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और ये हमारे नई नस्ल के जो नौजवान हैं ये चाहते हैं कि हम रातों रात जो है फेम हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी दुनिया में जो फेम लोग हैं या फेमस हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी का आप जब मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये इस मकाम पे पहुंचा है। तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि वो जो है सब्र का दामन वो थामे रहें और अपनी मेहनत और लगन से वो आगे बढ़ें। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। तो हसन साहब, मेरा आपसे जो अगला है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कह सकते हैं हम यूथ के लिए, जो इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं और काफ़ी प्रतिभावान कलाकार भी हैं हज़ारीबाग में, परंतु एक असमंजस जो होता है उनके अंदर कि हज़ारीबाग में तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं या हज़ारीबाग में उनका करियर नहीं बन सकता या इस क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इस विषय में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैन जी, देखिए, कोई शहर छोटा बड़ा होता नहीं है और माशाल्लाह आज के दौर में तो हज़ारीबाग हो गया है। ना यहाँ उस्ताद की कमी है, ना स्कूल कॉलेज की कमी है, ना आप जैसे मीडिया वाले की कमी है। आप किसी का भी एड्रेस किसी को बता सकते हैं। अगर नई नस्ल शायरी चाहती है, सीखना चाहती है या कविता लिखना चाहती है, बेखौफ लिखे। हमारे हज़ारीबाग शहर में कई तंजीमें चल रही हैं, जैसे हम लोगों की तंजीम है बज़्म ज़हीर गाज़ीपुरी, सुखनवा रानी अदब, और हिंदी कवियों की भी चल रही है तंजीमें, नाम तो याद नहीं है। और हज़ारीबाग में ऐसे कई शोरा हैं, कई उस्ताद शायर हैं, जैसे नटखट अज़ीमाबादी साहब, तस्लीम खातेक साहब, सरवरुज़्ज़मा सरवर साहब और सुबोध जी,
तो ऐसे लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा अपने शहर के बच्चों को, नौजवानों को, कि अगर आप ज़रा सा भी शौक़ रखते हैं तो ऐसी तंजीमों में जुटें। आसिफ एकेडमी आपकी मदद करेगा, आप उनको एड्रेस बताएंगे। तो बच्चों से मैं यही कह रहा हूँ कि वो आसिफ एकेडमी से जुटें, उनसे एड्रेस ले लें हमारे सुखन महारानी अदब का। मैं भी जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ और इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए। अभी के समय में क्या होता है कि कई गार्जियन ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चे को क्या होता है, शौक़ होता है कि हम सिंगर बने, क्रिकेटर बने, या कई तरह के उनके कई शौक़ होते हैं। परंतु गार्जियन क्या होते हैं कि नहीं, बेटा जो है वो बस पढ़ाई लिखाई करो, एक जॉब ले लो, एक छोटा सा घर हो, खुद में सेटल हो जाए। अभी के जो गार्जियन की मानसिकता वो अक्सर बहुत से गार्जियन की यही होती है। तो आपके समय में आपके गार्जियंस की क्या मानसिकता थी, जो आप मतलब जब ये आपने इस सफ़र को शुरू किया तो उसमें आपके गार्जियन ने आपकी किस प्रकार मदद की, सहायता की, या फिर वो भी इसके विरुद्ध ही थे? देखिए, जब मैं शायरी का आगाज़ किया उस वक्त हमारे घर वाले को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो सोचते थे कि ये कोर्स का पढ़ रहा है, लेकिन मैं शायरी चुप्पे चुप्पे करता था, छुप छुप के शायरी करता था। उन लोगों को लगता था कि बड़ी मेहनती है हमारा बेटा है, और मैं इसी तरीके से छुप छुप के करता रहा। और करते करते जब मैगज़ीनों में कलाम आने लगा तब घर वालों को मालूम हुआ कि ये शायरी भी करते हैं। और इस वक्त मैं बरसरे रोज़गार हो गया था, नौकरी हो गई थी, इसलिए फिर घर में डांट की कोई गुंजाइश नहीं रही। मुनाजिर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके समय में भी मतलब आपके गार्जियन किस प्रकार के थे? वो आपके लिए सपोर्टिव थे या नहीं थे? और एक गार्जियन के तौर पर अगर आप रहेंगे और अगर आपके बच्चे अगर ऐसा करना चाहेंगे तो आप किस प्रकार के गार्जियन होना पसंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद जो थे खुद एक मौलाना थे और वो दीन से जुड़े हुए थे। तो हमें जो है वो माहौल मिला, तो वो दीनी माहौल मिला और घर का सपोर्ट भी मिला। घर का सपोर्ट मिला तो मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, घर के सपोर्ट के वजह से। और वालिद मोहतरम के समझिए कि उनकी किताबों के ज़रिए जो है वो मुताला जो करते थे, तो वो किताब अभी में हमारे घर में मौजूद है। तो ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हीं किताबों का मुताला करता हूँ। तो वालिद तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो किताबें हैं तो मैं उनसे मदद लेके जो है पढ़ता हूँ। तो समझिए कि उनका सपोर्ट आज भी है और इंशाल्लाह जब तक मैं रहूँगा उनका सपोर्ट रहेगा मेरे गार्जियन का। जी। तो मुनाजिर साहब, ये तो बात हुई कि आपके घर में ऐसा माहौल मिला, इसलिए आपका ये शौक़ जो है वो आपके अंदर उत्पन्न हुआ। परंतु मेरा सवाल आपसे ये है कि एक गार्जियन के तौर पे, चूँकि आप भी एक गार्जियन हैं, तो अगर आपके बच्चे आपके विपरीत शौक़ रखेंगे, चूँकि आप शेरों से जुड़े हुए हैं, उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं, तो आपके बच्चे का अगर शौक़ अलग रहे तो आप किस प्रकार का गार्जियन होना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चे जो है दो तरह का शौक़ रखे भी। एक जो है वो अपने कैरियर के बारे में सोचे, और दूसरी यह है कि वो खिदमत के बारे में वो सोचे कि मैं दीन की खिदमत करूं या मुल्क की खिदमत करूं, और अपना कुछ प्रोफेशनल भी जो है अपना हो, कुछ नौकरी हो या कुछ काम अपना करे, तो माशी ज़रिया भी वो तलाश करे और कौम और दीन की वो खिदमत भी करे। मैं ऐसा ही गार्जियन को पसंद करता हूँ और मैं ऐसा ही गार्जियन बनना भी चाहता हूँ और इंशाअल्लाह मैं हूँ। शायरी सीखने की बात है तो शायरी एक आज़ाद शायरी होती है और एक पाबंदी के वाली शायरी होती है। आज़ाद शायरी वो उसमें बहरो वज़न का भी पाबंदी होता है, और आप इसको पहले बहरो वज़न सीखिए और उसके बाद इस पर कदम रखिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे तरक्की भी कर सकते हैं। तो बहुत शायरी सीखना उतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर शौक़ है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप जज्बे के आगे आपके हर कुछ आसान है। तो अब चलते चलते आप हम बच्चों को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि आखिरकार हम इस क्षेत्र में अब क्या करें? मैं बच्चों को आखिरी में यही कहूँगा कि बच्चे, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और हज़ारीबाग एक ऐसा शहर है जिसमें हर फ़न के माहिर आपको मिलेंगे, हर फ़न के माहिर हैं। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, सब्र से काम लें। परेशानी आती है, सब्र करें, पढ़ाई को अपनी जारी रखें। जैसा शौक़ है आपको उस क्षेत्र में आएँ
आपकी मदद के लिए हम लोग भी हैं, हमारी तंजीमें हैं, आसिफ एकेडमी है। आप आसिफ एकेडमी से भी संपर्क में रहें। आपको जिस तरह की परेशानी हो इनके से संपर्क में रहें, हम लोगों के पास आएँ। आप साहित्य के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कि आसिफ एकेडमी आज यही काम कर रहा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आसिफ एकेडमी का नाम था, आज साहित्य में भी आसिफ एकेडमी आ गए हैं। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अपने बच्चों को कि जो भी मोबाइल चलाते हैं वो आसिफ एकेडमी एक बार ज़रूर खोल के देखें, और जो भी उनकी परेशानी है वो उनसे मिलें, वो हम लोग तक पहुँचाएँगे। इसलिए कि आपकी एक पहचान है आसिफ एकेडमी, हमारी तो पहचान है नहीं, तो वो आपके माध्यम से हमारे तक पहुँच जाएंगे। मैं अपने बच्चों को फिर एक बार कहता हूँ कि हज़ारीबाग के नौजवानों को कि कोई भी दिक्कत हो तो वो आप अपना हिम्मत ना हारें, हौसले से काम लें। मैं बच्चों को इस चैनल आसिफ एकेडमी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो है जो भी काम करे, या तालीमी मैदान में हो या किसी भी क्षेत्र में वो कुछ करना चाहते हैं, तो अपने गार्जियन को साथ ले। वो गार्जियन के नॉलेज में अगर वो बातें रहेगी, तो जैसे कि आपको जो है पैसे की ज़रूरत पड़े या किसी की सोर्स की ज़रूरत पड़े, तो हो सके भाई वहाँ आपको गार्जियन सपोर्ट करे। और आप अगर गार्जियन को नहीं बताते हैं तो आप जो है जो मंजिल पे आपको जो पहुंचना चाहिए तो बगैर गार्जियन के आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों, नई नस्ल से और अपने नौजवान से और मैं गार्जियन से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों पे जो है वो तवज्जो दें कि वो किस क्षेत्र में वो जो काम करना चाहते हैं। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल के लाइन में है या वकालत की लाइन में या किसी क्षेत्र में वो जिस में उनकी रुचि है, जो दिलचस्पी है उनकी, तो उसमें आप जो है उनकी ज़रूर मदद करें आप। और मैं काबिल मुबारकबाद आसिफ एकेडमी के तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने उनकी ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं ये कहता हूं कि उनकी ये तहरीक है और उस तहरीक में हम सबको साथ होना चाहिए। और जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को जो है, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। बस मैं यही अपने बात को ख़त्म करता हूं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आसिफ एकेडमी का, जो आज हम सभी को एक जगह जमा किया। और बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शायरी में अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो आसिफ एकेडमी से कांटेक्ट बनाएं। और यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं इस स्टूडियो में, वो उन लोगों से कांटेक्ट बनाएं। और हमारे शहर में जनाब जैन रामेश, तस्लीम खान तैग, सरवर जमा सरवर, हसन इमाम फ़िदाई, जो काबिल कदर हैं। और इन लोग से मैं इन लोगों का एड्रेस जनाब आसिफ शाह एकेडमी से कांटेक्ट करें और फ़ोन नंबर भी इनसे लें। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चे किसी का देख के नकल ना करें। अगर सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर हैं तो मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँ, ऐसा नहीं है। वो जिस लाइन में आपकी रुचि है उस लाइन में आए, अपने गार्जियन को बोलें। गार्जियन चूँकि जानते हैं कि किस लाइन, कौन सा लाइन बेहतर है, किस में सफलताएं हैं, किस में कामयाबी इनको मिलेगी। वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते। अगर वो किसी काम से रोकते हैं तो उसमें जाहिर है कि वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए वो रोकते हैं। वरना बच्चे को गार्जियन जहाँ तक हो अपनी जान माल सब कुछ लगा के उसके कामयाबी तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे जो चीज़ में रुचि रखें वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन किसी का नकल ना करें कि वो सिंगर बन गए तो मैं भी सिंगर बन जाऊं, वो प्लेयर बने तो मैं प्लेयर बनूं। नहीं, आप में जो ख्वाहिश है, आप में जो लगन है, उसको करने की कोशिश कीजिए। आप उसी लगन में आइएगा तो आपको गार्जियन भी सपोर्ट करेंगे और आप कामयाबी की राह। मैं आसिफ एकेडमी के तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। और इसी तरह का तहरीक में मैं इनके तहरीक में
मैं जब भी इनकी ज़रूरत हमारी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके साथ हूँ और मैं साथ देता रहूँगा। चलिए, आज का ये प्रोग्राम जो आसिफ एकेडमी के ज़रिए पेश किया गया, ये हमारे गरीब खाने में ये प्रोग्राम हुआ। बहुत खुशी की बात है कि आसिफ साहब ने एक ऐसी शुरुआत की है जिससे शहर हज़ारीबाग में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। जब भी चाहें वो किसी भी तरह से आसिफ साहब से मदद ले सकते हैं। और ये आसिफ एकेडमी के तमाम लोगों का, पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे गरीब खाने पे आए। मैं मैन जी का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने सवाल के बौछार गिराए जिसका मैं जवाब देता रहा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम करते रहें। अंत में मैं मुनाजिर साहब का, हसन साहब का, सरवरुज़्ज़मा साहब का और जावेद साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त देकर हम यूथ को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हम साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और अगर कोई कठिनाई आती है तो हम उसका किस प्रकार से सामना कर सकते हैं। तो ये आप सभी का जो दिशा निर्देश हम बच्चों को मिला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा जो दिया गया दिशा निर्देश है वो हम बच्चों के लिए बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।